मारिया की शादी होने में अभी 20 दिन रहते थे तभी उसे पता चला कि वो हामला है। लेकिन उस वक्त उसे ये पता नहीं था कि उसके पेट में बच्चा किसका है और कौन है वो शख्स जिसने उसके साथ ये जुर्म किया है। बदनामी से बचने के लिए मारिया अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर रहने चली गई और फिर 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा हुआ और नर्स ने मारिया के बच्चे की शक्ल दिखाई तो उस बच्चे को देखकर मारिया की चीख निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो 20 दिन बाद मारिया की शादी होने वाली थी। इसीलिए मारिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। जिस घर में शादी होती है वहां 1-2 महीने पहले ही नहीं बल्कि साल पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो तो एक एक तिनके के बराबर का सामान भी याद से लेकर रखना पड़ता है। ऐसा ही तिनका तिनका सामान लाने के लिए मारिया अपनी माँ के साथ अब तक कई बार मार्केट के चक्कर लगा चुकी थी। 3 महीने से मारिया और उसकी माँ शादी का सामान जमा कर रहे थे। अब तो वो दोनों ही मार्केट के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी। लेकिन शायद आज मारिया कुछ ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी कड़ी धूप में मारिया शॉपिंग के लिए निकल तो गई थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मारिया का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे चक्कर भी आने लगे थे। मारिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। जब मारिया की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। मारिया की माँ को भी ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से मारिया को चक्कर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी की ज्यादा भाग दौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने जब मारिया का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिख कर दे दिए थे, लेकिन अगले दिन जब मारिया के हाथ में जब रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मारिया को ऐसा लगा कि जरूर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। मारिया की माँ का तो ऐसा हाल हो गया था कि वो हैरत से आंखें फाड़ कर कभी डॉक्टर की तरफ देखती तो कभी अपनी बेटी मारिया की तरफ देखती। मारिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए ही वो अपनी माँ की नजरों में कसूरवार साबित हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करते हुए मारिया बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची थी। मारिया की माँ भी पूरा रास्ता चुप रही थी और उन्होंने रास्ते में मारिया से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंची तो मारिया की माँ रोने लगी और कहने लगी, ये क्या कर दिया मारिया, और ये किसका गुनाह पल रहा है तेरी कोख में। बेचारी मारिया अपनी माँ को क्या जवाब देती, जबकि वो खुद ही इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मारिया शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि उसके घर पर तो उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं रहता था। मारिया अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक मारिया पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। मारिया के कहने पर डॉक्टर ने उसकी 3-4 बार रिपोर्ट निकाली, लेकिन हर बार रिपोर्ट में ही साफ लिखा था कि मारिया हामला है। रिपोर्ट आने के बाद तो मारिया इस बात को झुठला भी नहीं सकती थी कि वो हामला है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि मारिया के साथ ये सब किसने किया था और कब किया था, और अगर मारिया के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ भी था तो फिर इस बात की मारिया को खबर कैसे नहीं हुई थी। मारिया की माँ उसको कोस रही थी। तब मारिया रोते हुए कहने लगी, आपकी कसम मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे साथ ये सब कब और कैसे हो गया और किसका गुनाह मेरी कोख में पल रहा है। लेकिन मारिया की माँ ने मारिया पर यकीन नहीं किया और कहने लगी, मारिया इतना सफेद झूठ भी मत बोलो, और ये तुम कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो बिना तुम्हारी इजाजत के हो जाए और तुम्हें उसके बारे में पता भी ना चले। मारिया अपनी माँ को भरोसा दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन मारिया की माँ मारिया को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गई जो उन्हीं की जान पहचान की थी। उस डॉक्टर को यकीन में लेकर मारिया की माँ कहने लगी, डॉक्टर अगर आप मेरी बेटी का बच्चा जाया कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उस डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है। अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी बेटी का पूरा चेकअप किया है। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया तो मारिया की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो मारिया के पास इस बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और ऊपर से मारिया की शादी भी नजदीक आ रही थी। मारिया जानती थी कि अगर उसके होने वाले शोहर को इस बात का पता चल गया तो वो उसे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। मारिया को अब इस मसले का एक ही हल नजर आ रहा था कि दुनिया भर में उसकी बदनामी हो, इससे पहले वो खुद ही उस शादी से इनकार कर दे। इसीलिए मारिया ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं शादी नहीं कर सकती। तब मारिया की माँ ने उसे कहा, मारिया बेटा अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं शादी में, हम तेरे ससुराल वालों को इनकार की क्या वजह बताएंगे। अचानक यूं शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा। तब मारिया ने कहा, माँ शादी के बाद तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। उसके बाद वो लोग मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देंगे।
इससे तो अच्छा है कि मैं ये शादी ही ना करूं। तब मारिया की माँ ने कहा, लेकिन मारिया हम उन लोगों से कहेंगे क्या? हमारे पास इनकार करने की कोई ठोस वजह भी तो नहीं है। मारिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि मारिया के साथ जिसने भी ये घिनौना काम किया था फिलहाल तो वो मारिया की नजरों से छुपा हुआ था। मारिया दुनिया भर में बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो अपना सामान बांधकर दूसरे शहर रहने चली गई, जहां उसे और उसकी माँ को कोई भी नहीं जानता था। पहले पहले तो मारिया की माँ ने बहुत मना किया कि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आखिर में उन्हें मारिया के आगे झुकना ही पड़ा और मारिया अपनी माँ को लेकर लाहौर चली गई। मारिया ने डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ था, इस वजह से उसे लाहौर जाते ही एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। जिस लड़के से मारिया की शादी होने वाली थी वो इस पहली वाली कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। मारिया के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, इसीलिए जब मारिया ने अदील के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अदील एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी जॉब अच्छी थी जिससे वो अच्छा खासा कमा लेता था। अदील की फैमिली में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मारिया और अदील एक ही कंपनी में काम करते थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसीलिए मारिया की माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह मारिया और अदील का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन फिर पता नहीं मारिया के साथ ऐसा क्या हो गया कि किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और मारिया को इस बात का पता तक नहीं चला। मारिया की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा बुरा मजाक किया था जिसने उसकी रातों की नींदें हराम करके रख दी थी। मारिया गुजरी जिंदगी को सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जिस वजह से वो किसी पर शक कर पाती। जिस रात को मारिया और उसकी माँ अपना घर छोड़कर निकली थी उसके दूसरे ही दिन अदील ने कई बार मारिया को कॉल की थी। शायद अदील मारिया के घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन मारिया भी उसे क्या बताती, क्योंकि मारिया जानती थी सच्चाई जानने के बाद अदील उसे कभी कबूल नहीं करेगा। इसीलिए मारिया ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया और पुरानी सिम को तोड़कर फेंक दी थी। मारिया का दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। एक पल के लिए तो मारिया ने सोचा कि वो अदील को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि एक दिन अदील ने मारिया से यूं ही बातों बातों में कह दिया था, मारिया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारिया बेवफा तो नहीं थी, लेकिन ना जाने कैसे उसके किरदार पर इतना बड़ा दाग लग गया था। लाहौर आकर मारिया ने लोगों को यही बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका शौहर दुबई में रहता है। ये झूठ बोलने के अलावा मारिया के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मारिया को खुद ही ये सोचकर अजीब लग रहा था कि वो खुद नहीं जानती कि उसके पेट में किसका गुनाह पल रहा है। अब तो दिन ब दिन मारिया की तबीयत खराब रहने लगी थी, क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। मारिया कई कई घंटों तक अल्लाह के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती और कहती कि ए अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। मारिया की तबीयत बिगड़ने की एक वजह ये भी थी कि अब उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात तक नहीं करती थी। मारिया उनकी इकलौती औलाद थी और उनके जीने का एक सहारा थी। जब मारिया 2 साल की थी तब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और तब से ही उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मारिया शक्लो सूरत से बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। काली चमकदार आंखें, लंबे सुनहरे बाल, गोरा गोरा रंग देखने वाले मारिया से अपनी नजरें हटाना भूल ही जाते थे। मारिया की माँ कई बार मारिया को समझाती थी, जमाना बहुत खराब है मारिया, ऊपर से तेरी ये खूबसूरती, थोड़ा संभल के रहा कर मेरी बच्ची। लेकिन मारिया अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और कहती थी, माँ आपकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है कि कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सके, और अगर फिर भी किसी ने ऐसा करने की गलती कर भी दी तो मैं उसकी आंखें निकालकर उसके हाथ में रख दूंगी। लेकिन मारिया को कहाँ पता था कि इसी बात पर उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई मारिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया था और उसे पता भी नहीं था कि वो कौन था, कैसे जी रही थी वो अपनी जिंदगी। लेकिन फिर भी किसी तरह से ये वक्त भी गुजरता गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब मारिया को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मारिया ये नहीं जानती थी कि उसके बच्चे का बाप कौन है या वो किसके बच्चे को जन्म देने वाली है। बस उसे तो इतना ही पता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी की नाजायज औलाद थी। और मारिया ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी ये तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसके पैदा होने से पहले ही वो उससे नफरत करती हो। मारिया भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को नफरत करने लगी थी, जिसने मारिया की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो इस बच्चे के पैदा होते ही उसे वहां छोड़ आएगी। पूरा 9 महीने दर्द सहने के बाद मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखते ही मारिया के होश उड़ गए थे।
अपने बेटे के हाथ पर वो काला निशान देखकर मारिया के सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मारिया के बच्चे की शक्ल। तो ये उन दिनों की बात है जब मारिया अपने ऑफिस टीम के साथ काम के सिलसिले में मरी गई थी। मारिया की कंपनी को वहां के नए होटल का बहुत बड़ा काम मिला था, इसलिए कंपनी ने अपनी बेस्ट टीम को ये काम सौंपा हुआ था और मारिया भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा थी। अदील भी उस टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से अपनी टीम का साथ नहीं दे पाया था। मारिया के बॉस ने पहले से ही पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़े होटल में कमरे बुक कर लिए थे। जिस दिन मारिया और उसकी टीम मरी पहुंची थी, उस दिन हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके थे और कई दिनों तक मारिया और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन जब बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हो रही थी, उस दिन मरी आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी और कई सारी गाड़ियां तो रास्ते में ही फिसलने की वजह से वहीं पर फंस गई थी और कुछ लोगों ने तो वहीं गाड़ियों में दबे दबे ही ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जहां इस हादसे ने मुल्क के हर शख्स के दिल को दहला दिया था, तो वहीं वहां के होटल के मालिकों ने अपने होटल के कमरों के दाम डबल कर दिए थे। उन दिनों वहां मरी में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी कांप रहे थे। उन दिनों में ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार थे। कई लोगों ने तो इंसानियत और हमदर्दी के नाते लोगों को अपने ही कमरों में रहने दे दिया था, लेकिन मारिया नहीं जानती थी कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक रात मारिया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। ठंड के मारे मारिया अपनी रजाई से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मारिया ने अपने सामने उसी होटल के एक नौकर को खड़ा पाया। वो नौकर मारिया से कहने लगा, मैडम, एक बाप अपनी बेटी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है और उसकी बेटी बहुत बीमार है। इस वक्त इस होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए इन्हें अपने कमरे में सहारा दे देंगी तो आपका इन बाप बेटी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो मारिया सोच में पड़ गई कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मारिया ने उन बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। कुछ देर बाद तकरीबन 35 साल का आदमी अपनी 7 साल की बच्ची को गोद में लिए मारिया के सामने खड़ा था। वो आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन मारिया पर नजर पड़ते ही वो आदमी मारिया को देखता ही रह गया था। कमरे में आते ही उस आदमी ने अपनी बेटी को ही बेड पर लिटा दिया और उस पर एक रजाई डाल दी। वो बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी और उस आदमी ने खुद भी एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। अपनी बच्ची को बेड पर लिटाकर वो आदमी मारिया को एहसान जिताती नजरों से देखने लगा और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आप मुझ पर ये एहसान ना करती तो सर्दी के मारे मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल हो जाता। मारिया ने कहा, इसमें एहसान किस बात का, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। तब वो आदमी कहने लगा, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर वो आदमी मारिया के कमरे से बाहर चला गया और मारिया ने उसकी बेटी को कंबल से अच्छी तरह लपेट लिया और खुद भी जाकर अपनी बेड पर लेट गई। वो बच्ची नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। तब मारिया जाकर उसके बगल में लेट गई और उस मासूम बच्ची को अपनी रजाई में ले लिया। कुछ देर में ही उस बच्ची की कपकपी खत्म हो गई थी और अब वो बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी चलती रही और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। उसकी नींद खुलते ही वो अपने पास मारिया को देखकर घबराने लगी और कहने लगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन मारिया को तो पता ही नहीं था कि उस वक्त उसके पापा कहाँ थे। मारिया तो उस आदमी का नंबर तक लेना भूल गई थी कि उसे फोन करके बुला पाती। मारिया ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि आपके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची तो रोने लग गई। मारिया ने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजरें घुमाई कि शायद उसे उस बच्ची के पापा कहीं नजर आ जाएं, लेकिन कॉरिडोर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। मारिया ने बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करवाया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया। जैसे तैसे करके मारिया ने उस बच्ची को खाना खिलाया, लेकिन उस बच्ची के पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन बच्ची के पापा का कुछ अता पता नहीं था। मारिया ने जब उस होटल के मैनेजर से उस बच्ची के पापा के बारे में पूछा तो वो मैनेजर कहने लगा कि रात भर तो वो शख्स यही रिसेप्शन में रखे सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब मारिया को फिक्र होने लगी थी कि कैसे वो उस बच्ची को चुप करवा पाएगी, क्योंकि वो बच्ची तो लगातार अपने पापा के लिए रोई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मारिया ने उस बच्ची को दोपहर का खाना खिलाया और फिर उसके साथ बातें करने लगी। शाम के वक्त जब उस बच्ची के पापा होटल वापस आए, तब मारिया का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची की जान में जान आ गई और वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई थी। मारिया ने अपने दिन भर का गुस्सा जिताते हुए उस आदमी से कहा,
आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ आपकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और आप होटल से गायब ही हो गए थे। मारिया की बात सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ के लोगों की मदद की जरूरत थी, इसीलिए मैं भी वहां चला गया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच भी गए हैं। ये सुनकर मारिया अपने किए गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि ये आदमी तो एक अच्छे काम के लिए गया था, ये लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार में ही इस पर इतना बरस पड़ी। उस आदमी ने मारिया से कहा, आज रात भी ऐसे ही तूफान के बारे में बताया गया है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक शायद कोई हल निकल जाए। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन जैसे ही रास्ते साफ होते हैं मैं अपनी बेटी को लेकर फौरन ही वापस चला जाऊंगा। मारिया ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी, ऐसे मुश्किल वक्त में हम मुसलमान एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा भला, और आपने जो काम किया है उसके सामने मेरी ये मदद तो कुछ भी नहीं है। मारिया की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर उसने वो पूरी शाम मारिया के कमरे में ही गुजारी थी। इसी तरह से वक्त तो गुजरना ही था, इसीलिए मारिया और वो आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे थे। तभी बातों बातों में उस आदमी ने मारिया को बताया कि उसका नाम मोहद है और वो अपनी बेटी के साथ खानेवाल में अकेला ही रहता है। मोहद की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी और उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी माँ की तस्वीर भी नहीं दिखाई है। मोहद की बीवी की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मोहद को दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन मोहद दूसरी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मोहद को ये डर था कि कहीं उसकी दूसरी बीवी उसकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम ना बना दे। आगे मोहद ने यह भी बताया कि वो अपनी नौकरी की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस कंपनी ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए मरी ले आया था। लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई थी। सर्दी के मारे उसकी बेटी बेहोश हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेटी को गोद में लिए पैदल उस होटल तक पहुंचा था। बातों बातों में कब शाम हो गई मोहद और मारिया को पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही मोहद मारिया के कमरे से बाहर निकल गया। तूफानी बर्फबारी की वजह से फोन के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे कि तभी मारिया ने अपने फोन में देखा तो अदील के कुछ मैसेजेस और उसकी माँ की मिस कॉल्स दिखाई दिए थे। अदील मैसेज में मारिया का हालचाल पूछ रहा था और मारिया के लिए बहुत परेशान भी था क्योंकि अदील को भी मरी के हालात के बारे में पता चल चुका था। अदील ने अपने मैसेज में ये भी लिखा था कि मारिया की माँ उसके लिए बहुत परेशान है, अगर नेटवर्क मिलता है तो एक बार मारिया अपनी माँ से बात जरूर कर ले। अदील के मैसेज पढ़कर मारिया भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि फोन के नेटवर्क ना मिलने की वजह से उसकी अपनी माँ से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। मोहद की बेटी को सुलाने के बाद मारिया ने अपनी खिड़की से पर्दा हटाया ताकि शायद फोन में नेटवर्क आ जाए तो मारिया अपनी माँ को फोन करके अपना हालचाल बता सके, लेकिन उस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मारिया ने खिड़की से बाहर नजर डाली तो होटल से कुछ दूरी पर कुछ लोग अपने फोन पर बात कर रहे थे। मारिया ने सोचा हो सकता है वहां पर नेटवर्क मिल रहा हो तो वो भी वहां जाकर अपनी माँ से थोड़ी सी बात कर ले और अपना हालचाल भी बता दे ताकि उसकी माँ के दिल को सुकून मिल जाए और वो रात को थोड़ा चैन से सो पाए। यही सब सोचते हुए मारिया ने अपनी गर्म शाल उठाई और उसे ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 9:30 ही बज रहे थे, लेकिन फिर भी होटल में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरों में घुसे पड़े थे। मारिया जब होटल से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि कई लोग तो रिसेप्शन एरिया में ही अपने बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे, जिसमें उस बच्ची के पापा भी शामिल थे। मारिया ने कोने में लेटे हुए मोहद पर एक नजर डाली और फिर होटल से बाहर निकल गई। मारिया को तो बस कुछ भी करके एक बार अपनी माँ से बात करनी थी ताकि वो बेफिक्र हो जाए। होटल के बाहर कदम रखते ही हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मारिया ने अपना मोबाइल ऑन किया लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था, लेकिन शायद 1 मील की दूरी पर अभी भी कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसीलिए मारिया उसी तरफ जाने लगी। मारिया उस तरफ जाते हुए बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वो वहीं रुककर अपनी माँ से 2 बातें कर ले और फिर जल्दी ही अपने होटल में लौट जाए, क्योंकि मारिया मुश्किल से ही बर्फ पर चल पा रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद मारिया उस जगह पर पहुंची थी जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। मारिया ने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया तो उसकी माँ ने मारिया के लिए अपनी फिक्र जिताते हुए कहा, तू कैसी है बेटा और इस वक्त तू कहाँ से बात कर रही है। मारिया ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा, माँ मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, यहाँ नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई थी। मारिया अपनी माँ से बात कर रही थी तभी बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई थी। मारिया को लग रहा था जैसे बर्फ के गोले उसके सर पर गिरने को लगे हैं, इसीलिए मारिया ने अपनी माँ से कहा, चलो ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि यहाँ बर्फबारी बढ़ने लगी है और अब मुझे होटल पर वापस जाना होगा। मारिया ने जल्दी से फोन कट किया और तेज तेज कदमों से चलती हुई होटल की तरफ बढ़ने लगी।
लगी, लेकिन बर्फबारी की वजह से मारिया के हाथ पैर कांपने लगे थे और ठंड लगने की वजह से मारिया से चला भी नहीं जा रहा था। मारिया के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, अब वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मारिया जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही एक जगह मारिया के पैर बर्फ में जाकर धंस गए थे। मारिया ने अपने आप को उस बर्फ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मारिया के पैर निकल ही नहीं रहे थे और फिर ज्यादा ठंड लगने की वजह से मारिया वहीं बर्फ पर मुंह के बल गिर पड़ी और बर्फबारी की तेजी भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरती हुई बर्फ हर चीज को अपने आप में समेट रही थी और उसी बर्फ में मारिया भी सिमटी जा रही थी। ठंड की वजह से मारिया के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। मारिया उस बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ और पैरों में जान ही नहीं बची है। अब तो मारिया से ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई। बर्फबारी तेज होते ही आसपास में खड़े होकर फोन पर बात कर रहे सभी लोग अपने अपने होटल पर वापस जाने लगे थे। अब तो मारिया को आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ मारिया ही अकेली वहां बर्फ में फंसी हुई थी। अब मारिया को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मारिया बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा था। मारिया के पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और दर्द की मारी वो तड़प रही थी। मारिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया था। वो बच्ची मारिया के पास ही बैठी थी और मारिया के हाथों को सुहला रही थी। उस बच्ची का बाप मोहद भी सामने सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। मारिया ने उठने की कोशिश की तो वो बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी और कहने लगी, पापा देखो आंटी उठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर मोहद एकदम से चौंक उठा था, शायद वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मोहद सोफे से उठकर उसके पास गया और मारिया से उसकी खैरियत पूछने लगा और कहने लगा कि मैंने आपको होटल से बाहर जाते हुए देख लिया था और मुझे ऐसा लगा कि आप किसी काम से बाहर गई हैं, लेकिन बहुत देर तक जब आप वापस नहीं आई तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर आप मुझे बर्फ पर बेहोश नजर आई थी। आप अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया था। इतना कहकर वो खामोश हो गया, लेकिन मारिया ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन मारिया को ये नहीं पता था कि उस दौरान मोहद ने मारिया के साथ क्या कुछ कर चुका था, क्योंकि उस दिन मारिया को पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। अपने गुजरे हुए पलों से बाहर निकलने के बाद मारिया अस्पताल में बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्चे के बाप के मोहद जैसी थी। ये बच्चा उस मोहद का ही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि उस बच्चे के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो उस बच्ची के हाथ पर था और मोहद के हाथ पर भी था। इन सब का यही मतलब था कि वो शख्स मोहद ही था जिसने मारिया के साथ उस रात ये घिनौना काम किया था जब वो बेहोश हो गई थी। लेकिन उस वक्त मारिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। मारिया को ये देखकर एक बार भी शक नहीं हुआ कि उस रात के बाद मोहद मारिया से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद इसीलिए वो मारिया से बार बार अपनी गलती की माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। मारिया तो यही समझ रही थी कि मोहद ने उसे बचाने के लिए बिना उसकी इजाजत के उसे छुआ था, इसीलिए वो ऐसी बातें बोल रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए थे और मोहद भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। मारिया का काम खत्म होते ही वो भी कुछ दिनों बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि बर्फबारी का तूफान रुकने से उनका काम करना आसान हो गया था। मारिया के घर वापस लौटते ही अदील के घर वालों ने शादी जल्दी करने की रट लगा ली थी। मरी से वापस आने के बाद शादी की तैयारियों में 3 महीने कैसे गुजर गए थे मारिया को तो उसका पता ही नहीं चला। लेकिन अब अपनी गोद में अपने बच्चे को देखकर मारिया को अब सब याद आ गया था। मारिया अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कैसा एहसान फरामोश था वो इंसान। मारिया ने उसे रहने के लिए अपना कमरा दिया, उसकी बच्ची की देखभाल की और उसने मारिया की बेहोशी का इस तरह से गलत फायदा उठाया था। मारिया सोच रही थी कि इससे अच्छा तो होता कि वो मुझे मर जाने देता, क्योंकि अब मारिया जी रही थी तो वो उसके लिए मौत से भी बदतर थी। अस्पताल से घर वापस आकर मारिया ने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी थी। मारिया ने अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही मारिया ने अपने बच्चे को अपनी माँ को सौंप दिया और खुद फिर से नौकरी करने लगी थी। मारिया अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाई, क्योंकि मारिया को समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और कुछ भी कह लो, आखिर मारिया भी एक माँ थी जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में पाला था। इसीलिए वो अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मारिया का जॉब करना बहुत जरूरी था। इसीलिए अपने जिगर के टुकड़े को अपनी माँ के हवाले करके मारिया जॉब करने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन मारिया को ये नहीं पता था किस्मत एक बार फिर से उसे मोहद के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक दिन जब मारिया जॉब से घर वापस लौटी तो सामने उसने मोहद को अपनी माँ के साथ बैठे देखा था। मोहद को अपनी आंखों के सामने देखकर
मारिया हैरान रह गई थी और मोहद की बेटी भी उसके साथ ही थी। मोहद ने अपनी हालत देवदास जैसी बना ली थी। उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई थी और वो खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था। मारिया को देखते ही मोहद खड़ा हो गया और अभी भी किसी मुजरिमों की तरह नजरें झुकाए हुआ था। मारिया ने उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन इससे पहले कि मारिया उसको कुछ कहती, मोहद की बेटी मारिया के पास जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी, मम्मी आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप ना जाने कहाँ खो गई थी। अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना मम्मी? मारिया ने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस बच्ची के मम्मी कहने पर मारिया हैरत और गुस्से से आंखें फाड़कर मोहद की तरफ देखने लगी थी। तब मारिया की माँ उसके पास आई और कहने लगी, मारिया बेटा, मोहद को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो कब से हमारी तलाश में ही भटक रहा था। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मारिया, मोहद तुमसे शादी भी करना चाहता है। ये सुनकर मारिया नफरत भरी नजरों से मोहद की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। जब मारिया मोहद से ये सब कह रही थी, तब मोहद की आंखों से आंसू बहकर उसके नन्हे से बच्चे के पैरों पर गिर रहे थे। मारिया अपनी मन की भड़ास निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब मारिया की माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और कहा, मारिया बेटा, एक बार इसकी बात तो सुन ले। तब मारिया ने कहा, माँ अब क्या सुनना बाकी बचा है? इस इंसान ने उस वक्त भी मुझे धोखा देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया था और आज भी ये अपनी बेटी के सहारे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तो इसकी बच्ची अचानक मुझे मम्मी कहने लगी है। ये सब इसी इंसान का सिखाया हुआ है। तभी मोहद ने मारिया से कहा, नहीं मारिया जी, आप मुझे और मेरी बेटी को गलत समझ रही हैं। तब मारिया ने कहा, वाह रे वाह, मेरे साथ गलत करने वाला इंसान आज मुझे सही और गलत का सबक पढ़ा रहा है। तब मोहद की बेटी मारिया के पास आई और कहने लगी, मम्मी आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तब मारिया मोहद की बेटी को अपने से दूर करने लगी तो मोहद की बेटी के हाथ से एक तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर मारिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मारिया ने उस तस्वीर को जमीन से उठाया और बड़ी हैरत से कभी उस तस्वीर की तरफ देखती तो कभी मोहद की तरफ देख रही थी। तब मोहद ने कहा, इतना हैरान मत हो मारिया जी, ये तस्वीर आपकी नहीं है, ये तस्वीर मेरी बीवी की है, मेरी बुशरा की है। मेरी और बुशरा की शादी हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी और मैं तो अपनी बुशरा के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बुशरा ने उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं चाह कर भी उसके साथ मर नहीं सकता था और इसकी वजह ये थी कि मेरी ये बेटी, जिसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए बुशरा मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं हमारी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और उसकी आंखों में कभी एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ मारिया जी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस रात मैं आपको बेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया था, उस रात आपका पूरा जिस्म ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी जिंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आप अपनी जान गंवा देती और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह आपका ये चेहरा जो मेरी कमजोरी बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी जिंदगी, मेरी बुशरा को दम तोड़ते हुए देखा था और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने वाली को और अपनी बुशरा की हूबहू छवि को अपनी आंखों के सामने मरते देख सकूं। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था और अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं ये गुनाह कभी नहीं करता। मारिया, जो कदम मैंने उठाया था वो कोई मेरी मर्जी नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत देर तक आपके हाथों को अपने हाथों से मलता रहा, आपके पैरों पर अपने हाथ रगड़कर आपके जिस्म में गर्मी लाने की कोशिश की। लेकिन जब सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद भी आपके जिस्म में गर्मी पैदा नहीं हुई तो मेरे पास एक यही हल था। मेरा यकीन कीजिए मारिया जी, जब मैंने आपके जिस्म से कपड़े अलग किए थे उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं थे। मैं तो बस आपको अपने जिस्म की गर्मी देकर आपकी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं वो कौन से कमजोर पल थे जब आपको अपने जिस्म की गर्मी देते वक्त आपके चेहरे पर मुझे मेरी बुशरा नजर आने लगी और फिर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब आपको होश आया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नजरें मिला सकता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। लेकिन मेरे घर लौटने के बाद भी मेरे ज़मीर ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था। लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो पता चला कि अब आप वहां नहीं रहती हैं और मुझे ये भी पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही वो शहर छोड़कर निकल गई थी। आपकी इस तरह अचानक शहर छोड़ने वाली बात ने मेरे मन में एक और डर पैदा कर दिया था।
कि उस रात की वजह से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, जिस वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा है। इसीलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी और फिर एक दिन मैंने आपको अपने एक दोस्त के ऑफ़िस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त के ऑफ़िस से आपका एड्रेस लिया और जब मैं यहाँ पहुँचा, तो आपकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। जानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ मारिया, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा, उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मैं गलत था, तो बेशक आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकती हैं। ये कहते वक़्त मोहत की आँखों से आँसू बह रहे थे और मोहत जाकर मारिया के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, मारिया, मेरी वज़ह से आपको न जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी के गुज़रे हुए तकलीफ़ों के पलों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगा। मारिया, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दें। मैं आपसे शादी करके उम्र भर मेरे इस जुर्म की भरपाई करना चाहता हूँ। ये कहते हुए मोहत मारिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और फूट-फूट कर रो रहा था। मोहत की बातें सुनकर मारिया की आंखें भी नम हो गई और उसने मोहत के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और उसे माफ कर दिया और फिर बहुत ही सादगी से उन दोनों की शादी हो गई और मारिया मोहत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के बाद मोहत ने मारिया को इतना प्यार दिया कि वो अपनी बीती जिंदगी के सारे गम और सारी तकलीफें भूल गई थी। आज मोहत और मारिया दोनों की एक प्यारी सी फैमिली है, जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है। और हाँ, मारिया के चेहरे में बुशरा की यादें भी जुड़ी हुई हैं। भला अब उसको और क्या चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें जमीन पर जोड़े बनाने की, लेकिन आखिर में जोड़ा बनता वही है जो ऊपर वाले ने बना के रखा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं।